हेलो नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे, जिसे हमारे अतीत के नाम से जाना जाता है। आज की यह इस क्लास की फर्स्ट चैप्टर रहेगी और फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रारंभिक कथन, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। सबसे पहले इसमें एक मैप बनाया गया है। अब मैप के बारे में बताया गया है कि यह मैप 12वीं सदी का है, जिसे भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने बनाया था, जो दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है और जिसमें नक्शे में भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। इसके बाद एक मैप और आगे बनाया गया है और बता रहा है कि अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने इसे 1154 ईस्वी में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिखाया गया है, यहाँ पर जो नक्शा दिखाया गया है वह उसके द्वारा बनाए हुए दुनिया के एक बड़े मानचित्र का हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। वहीं पर जो दूसरा मानचित्र है वह एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था, जो कि काफ़ी दोनों के बीच में लॉन्ग टाइम का डिस्टेंस दिख रहा है। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। जो अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पर है जहां आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपरी की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश। मतलब ये जो दो मैप बताया गया है, दोनों मैपों के बारे में बताया गया है। जो एक मैप 1154 का था और दोनों 1720 के। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम के बाद एक अंतर आ जाता है। दूसरा मैप इस प्रकार से बनाया गया है 1720 का। अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं। 18वीं सदी के आरंभ में गिलाम दलिल्ले के एटलस नुवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप, मतलब इतिहासकार के रूप में इसको देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कन्नौज मानचित्र तो 2 में पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें जो ज़्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीकी ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। उस समय नक्शे का प्रयोग समुद्री यात्राओं के लिए विशेष तौर पे माना जाता था। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण कथन दिया गया है, इसको देख लेते हैं। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में हैं? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरे और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल से उसका क्या कारण है, ये सोचने के लिए है। आगे यहाँ से देखते हैं। इतनी महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान बहुत ही बदल गया था। मतलब सही बात है, कोई न कहीं जो मैप एक टाइम बन गया है, अगर वही मैप दूसरे टाइम में बनाना है तो कुछ परिवर्तन तो लगेगा ही, दिखेगा जरूर। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज, नक्शे और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इस चैप्टर का जैसा कि नाम ही है कि हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, तो उसी तरह से तथ्य दिखाए गए हैं कि किस प्रकार से, देखिए जैसे मैप में परिवर्तन दिखा, अभी आगे चल के और सारी चीज़ों में परिवर्तन दिखाया जाएगा। नई और पुरानी शब्दावली। अब शब्दावली में कैसे अंतर रहेंगे, जैसे अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता होगा। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से बिल्कुल भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं है, बल्कि समय के साथ शब्दों के अर्थ में भी बदल गए हैं। जैसे
हिंदुस्तान शब्द लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य जो भारत के अर्थ में लेते हैं, जो कि भारत हमारा हिंदुस्तान है। जबकि 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। जो इधर पंजाब, हरियाणा, गंगा के क्षेत्र है, उसी को हिंदुस्तान से लगाया जाता था। उसने इन शब्दों का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में आते थे। सुल्तान के प्रसार के साथ साथ इन शब्दों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। मतलब क्षेत्र जैसे बढ़ता गया, उसी प्रकार से शब्दों के अर्थ भी। हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ है। मतलब उस समय जो था हिंदुस्तान में दक्षिण भारत का कभी नहीं क्षेत्र उसमें सम्मिलित हुआ है। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में 16वीं बाबर का पानीपत कभी हुआ 1526 ईस्वी में। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। मतलब उसने जो इस उपमहाद्वीप का प्रयोग किया था, इन सब चीज़ों के लिए किया था। 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़ते थे जो आज जुड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। अतीत में उन शब्दों का कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारत का न हो। मध्य युग में मानो इसी किसी गांव में विदेशी शब्द के लिए बता रहा है कि जो अभी हम लोग जिसे दूसरे देश से आया हुआ मानते हैं, तो मध्य युग में उसे क्या मानते थे? मध्य युग में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति, अगर किसी गांव में कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। मतलब जो वन में रह रहा है और नगर में आ गया तो विदेशी हो सकता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे। मतलब गांव में रहने वाले को विदेशी नहीं कहा जाता था। इतिहासकार और उनके स्रोत। इसमें देखिए, इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोत का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए, पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था, जो क्लास 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी के तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसे मिलेंगी जो पिछले युग में वैसे ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य कला में भवन निर्माण आते हैं। सिक्कों वालों मतलब जैसे समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। समुद्रगुप्त का संगीत प्रेमी होना सिक्कों से ही होता है। शिलालेख तथा लिखित सामग्री पर निर्भर रहते हैं। मतलब उन्हें जो सामग्री मिलती है उसी पर निर्भर रहते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या तथा विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोत का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कागज का मूल्य। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए।
देखिए 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके आसपास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और उसे कागज़ में सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार में कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती है और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता है। मतलब ये दिखा रहा है किस प्रकार से कागज़, एक टाइम था कि कागज़ एकदम शून्य था, एक टाइम आ गया कि एकदम कागज़ बढ़ जाता है। तो कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी में कागज़ की उपलब्धता के बारे में बताया है। धीरे धीरे कम करने लगे प्रयोग। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा था। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों की वृत्तांत, जो शासकों की कहानियाँ हुआ करती थी, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जिया, आंदोलनों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों आदि के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों में को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल नवीस जो लिखने का काम करते थे, हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बनाया करते थे। अब यहाँ एक क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है, नकल नवीस क्या कार्य था। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपके मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा है। ये बात एकदम सही है कि अंदाज़ा लगाना पड़ता था क्या लिखा है, उसी को लिख को छोड़ देते थे। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए में से कुछ छोटे मोटे बदलाव बिल्कुल मिल जाएंगे। हाँ, यही है कि बदलाव मिल जाएंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले थोड़ा इसको देख लेते हैं कि ये क्या दिया गया है। इसमें आगे एक लिपि दिया, उसी के बारे में बताया गया है। यह एक लघु चित्र की प्रकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। मतलब ये दिखा रहा है, देखिए इसमें लिख रहा है और इसका देख के नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेमी से 7.1 सेमी है। इस मोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये इतने सुंदर होते हैं कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों की पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगते थे। मतलब ये लिखावट के बारे में बताया है। ये देखिए कुछ पांडुलिपियां हैं किस प्रकार से लिखी गई हैं। लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। पांडुलिपियों की महत्वपूर्ण अंतर मतलब क्या है कि जब एक जगह से दूसरी जगह नकल उतारी जा रही है तो कहीं ना कहीं उसमें बदलाव आएगा ही। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी लिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही। मतलब क्या हुआ, जैसे एक कॉपी हुई, किसी ने बनाया, फिर उसकी कॉपी हुई, फिर उसकी हुई, फिर उसकी हुई, फिर उसकी हुई। इस प्रकार से कई पीढ़ी गुजरने पर कई सारे बदलाव देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कॉपी पेस्ट होने पर बहुत बदलाव आ जाता है। और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती हो। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है।
इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकार को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ा। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करना चाहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार थे, ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है। 1971 तक इतिहासकार को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। एक जानकारी यहाँ दिया हुआ है लिखावट के बारे में। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलीक लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखा जाता है। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है और सिक्स लिपि दाईं ओर अधिक सघन और संक्षिप्त और कठिन होती है। मतलब लिपि लिखने का तरीका बाईं ओर जो है दाईं ओर से, उसके बारे में बताया है। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, इसमें क्या है, सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे साल के बड़े पैमाने पर और अनेक तरह की परिवर्तन हुए हैं। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट का प्रयोग सिंचाई में होता था, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय शास्त्रों का, बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल होता था। अभी आगे दिखाई देगा। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मिर्चा, चाय और काफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा है। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया, क्योंकि देखिए आने जाने से क्या होता है कि परिवर्तन आता है, कुछ कल्चर यहाँ से वहाँ बदलाव आते हैं, जिससे जीवन को थोड़ा आसान बनाया जाता है। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर तक की यात्राएं करते थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत। मतलब जब इस तरह से विकास बढ़ता गया तो सब लोग अपना गुट बना के चलते रहे और एक महत्वपूर्ण वंश आगे आया जिसे राजपूत के नाम से जाना जाता है। इसके पहले थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ से कुएं के द्वारा क्या है, इस प्रकार से पानी निकालने का एक मशीन है एक तरह से। राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है, 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासक की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्त का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति थी। मतलब इस प्रकार से सब तरह से कई जातियों का जो समूह था वो किस प्रकार से कार्यों में संलग्न था। आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान कृषि जंगलों की कटाई हो रही थी, खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान
छोड़ना पड़ा और कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। मतलब कहीं न कहीं मजदूर वर्ग को एक तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ता था। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। मतलब यहीं से समाज में एक अमीर गरीब का अंतर दिखाई देने लगा। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम करते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। देखिए, पहले इसमें क्या था कि लोग कर्म के आधार पर चलते थे, लेकिन धीरे धीरे पहले इन्हें कर्म ही था, मतलब जो जिस कर्म को करेगा उसमें जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे जो जिस काम में करता गया उसी का वो बन गया। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जात विशेष सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसे दर्जे बदलते रहते थे। मतलब उसको किस चीज़ की पदवी कितनी देर तक रहेगी, यह उसका जो है उसकी स्थिति बताएगी। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है, किसी अन्य क्षेत्र में कोई और दर्जा हो सकता है। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाके में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन ये जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। मतलब वो कहीं भी रहें, उन्हें अपने जाति का पालन करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखिया का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। यहाँ कुछ शब्दावली देख लेते हैं। जैसे ये महत्वपूर्ण शब्दावली है। पर्यावास क्या होता है? इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली। पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक जीवन शैली को पर्यावास कहते हैं। अब अगली हेडी है क्षेत्र और साम्राज्य। क्षेत्र और साम्राज्य। अगले जो चोल अध्याय 2 में चोल, तुगलक, मुगल जैसे बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते हैं, जिनको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबल 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए। प्रशस्ति आगे मिलेगी। संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिससे संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता है। गौंड, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोगों की उनकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह भी समझाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों को अपने अधिकारों का उल्लेख क्यों करते हैं। तो जो है ये जो शासक थे उनका क्षेत्र के बारे में बताया कि एक मैप है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है? मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, ये मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य के बारे में दिखाया गया है, जो इतिहासकार इसका मैप बनाए हैं। अब देखते हैं भाषा तथा क्षेत्र, थोड़ा इसको देख लेते हैं। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस क्षेत्र के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी,
द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुजराती, मवारी, गोंडी, अवधी जो कि उत्तर प्रदेश में, और हिंदी दिल्ली के आसपास क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती। संस्कृत आपको पता भी है कि वह सबसे प्राचीन भाषा है। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाई, सूची नहीं बनाना है, इसको छोड़िए, आगे चलते हैं। सन 700 ईस्वी तक क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा, संस्कृत विशेषता स्पष्ट हो चुकी थी। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से जुड़े हुए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं होते थे। साम्राज्यों के बीच टकराहट चलती रहती थी। 18वीं सदी में मुगल वंश के पतन के 18वीं सदी में मुगल वंश के पतन के ढलान पर था। जब पतन के ढलान पर था तो फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उठने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चल रहा था। उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भागों पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिल जाती थी। मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे वो राजा हैं, मान लीजिए उनका अधिकार कहीं है, लेकिन जब वहाँ पे जो बड़ा राजा है उसका अगर अधिकार खत्म होगा तो अगल बगल के क्षेत्रों को उन्हें एकदम फ्री में वो मिल जाएगी जगह। इस तथ्य का पता हमें उन परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं से कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषता बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। अब इसमें आगे देखेंगे पुराने और नए धर्म। इतिहासकार जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहित के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ता गया, क्योंकि कहीं न कहीं एक तो उन्हें संस्कृत का ज्ञान था, ब्राह्मण थे, तो उनका प्रभुत्व संस्कृत की वजह से ज़्यादा उनका समाज में सम्मान होता गया। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई जिसे पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अगले अध्याय में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें उपमहाद्वीप के नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी के व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं,
केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति मुसलमान इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से, जितने भी धर्म है कहीं न कहीं सारे धर्म अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली के मुसलमान का विधिसम्मत नेता मानते थे, जो मोहम्मद साहब के दामाद के, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफा के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम आरंभिक के दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। जो इसका शुरू में नेतृत्व करता था उन्हें खलीफा कहा जाता था, और आगे भी उनकी परंपरा चलती रही। इस्लामिक न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं। इनकी सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास कालखंडों पर विचार, ये लास्ट पैरा रहेगा इस चैप्टर का। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि वे केवल जो इतिहासकार होते हैं इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जो घड़ी है, जो इतिहासकार हैं वो घड़ी को कैलेंडर केवल घंटों या दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समाज, सामाजिक आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सा युगों और कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा: हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा होती है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। मतलब जो इसके पहले ये काल विभाजन किया गया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, उसको बहुत कम लोग मानते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाज के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्रह, प्रारंभिक दौरान में कृषिकर्मी, शहर, गांव निवासी, प्रारंभिक दौर में राज्य, साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाज विस्तार, क्षेत्रीय सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर भी प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी इस आगे आने वाले समय में। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न था। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर भी मध्यकालीन की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा है। इससे आशा यह निकलता है कि मध्यकालीन रूढ़वादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं था। इन हजारों वर्षों के दौरान
इस उपमहाद्वीप के समाज को प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उनमें यूरोप की कंपनियों को भी आकर्षित कर लिया था। कंपनियों का आगमन हुआ और इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों को या सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलेंगे। जब भी संभव हो इस पुस्तक में जो आप पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्षों से पढ़ी हुई पुस्तकों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि बदलाव हुए और कहाँ नहीं हुए, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी देखें और भी कुछ बदलाव हो सकता है या नहीं। तो इस प्रकार से आज की ये क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। कल जो अगला अध्याय सेकंड अध्याय रहा उसमें हम लोग पढ़ने से पहले एक बार देख लेंगे इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। हालांकि आज हमें आज ही देखना था बट आज जाने दीजिए, आज नहीं हो पाया। आज की ये क्लास, आज का चैप्टर हम लोग विधिवत पढ़े हैं सारा चीज़ें। अब कल से हम लोग इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। इसमें कुछ दिया है, आप एक इतिहासकार हैं, इस अध्याय में उल्लिखित कोई एक विषय आर्थिक समझिए, इसको देख लीजिएगा। और ये रहे आपके क्वेश्चन, फिर से याद करने। अतीत में विदेशी किसे कहा जाता है, ये सब हम लोग देख लिए हैं। ये रिक्त स्थान, ये सब हाँ कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है। चलिए नहीं ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।